कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा व्याकरण लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो छूटा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी क्लास करवा देंगे। आज से हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य के हम ज़्यादातर एमसीक्यू ही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेस नॉर्मली समझाने के लिए थोड़ा बहुत बेस बता दूंगी मैं आप लोगों को, और उसके बाद हम डायरेक्ट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य। हम आज स्टार्ट करेंगे आदिकाल से। ठीक है, आदिकाल देखिए, जबकि प्रत्येक देश आदिकाल क्या है, किसे कहते हैं और इसका विभाजन कैसे हुआ, और जो हिंदी साहित्य में कालों का विभाजन हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, पहले हम ये जान लेते हैं इसका बेस कि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के कालों को कितने कालों में विभाजित किया गया और किस काल को क्या नाम दिया है और किस विद्वान ने किस नाम को कब और किस नाम से अपने साहित्यों से नाम दिया है। चलो शुरू करते हैं। जबकि प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। देखिए, जैसे ही किसी भी देश का कोई भी जनता के द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो परिवर्तन होता है, तो उसके साथ ही वहाँ क्या होता है, साहित्य भी बदल जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आदि से अंत तक मतलब स्टार्ट से लेके हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ से लेके अंत तक जैसे जैसे जनता ने अपनी परिवर्तन करा वैसे वैसे ही साहित्य में भी क्या मिला, परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य में सब ज़्यादातर नाम लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस उद्धरण से साहित्य इतिहास का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार ये क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू और क्यों हुई। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य लिखने का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। देखिए, हिंदी इतिहास का जो परंपरा है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने पहले भी इतिहास लिखा था, लेकिन जो पारंपरिक तौर से लिखने का परंपरा चलाई वो चलाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब देखिए उनके पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जो उनसे पूर्व लिखे गए हैं वो निम्न प्रकार से पहले लिखे गए, लेकिन जैसे अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखे गए। जिसका नाम ए से आया, चाहे वो आदिकाल का हो, भक्तिकाल का हो, रीतिकाल का हो, उसे क्या लिख दिया, उसे सबसे पहले रख दिया। अब भले ही जो जिसका नाम वाई से आया हो या जेड से आया हो या वी से आया हो, वो भले ही तुम्हारा आदिकाल का हो, लेकिन उनको उन्होंने लास्ट में रखा। वो एक क्रम के रूप में इतिहास नहीं लिखा गया। ठीक है, इतिहास लिखा गया लेकिन एक क्रम के रूप में नहीं लिखा गया। एक क्रम सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है स्तेत्वार द ला लिटेरावर एंदुई हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये लिखा गया गारसादे तासी। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहासकार है गारसादे तासी। और फिर उसके बाद लिखा शिव सिंह सरोज ने। क्या लिखा उन्होंने, शिव सिंह सेगर। इन्होंने भी क्रम से नहीं लिखा। फिर लिखा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी। ये है अंग्रेजी में, ये लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी आपका सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया। फिर लिखा मिश्र बंधु विनोद ने, मिश्र बंधु। ठीक है, ये मिश्र बंधु 3 भाई हैं और इन्होंने मिलकर लिखा, लेकिन ये भी क्रम से नहीं लिखा गया। अब काल विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई, देखिए अब आगे देखिए। इधर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो इतिहास के ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से हैं, देखिए। हिंदी भाषा और साहित्य ये लिखा श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये लिखा सूर्यकांत शास्त्री ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। फिर उसके बाद लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने।
फिर लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा ने। फिर लिखा हिंदी साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अद्यंत इतिहास, संपा नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, बच्चन सिंह ने। इन नामों को याद रखिएगा, किसने किस नाम से इतिहास के ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इनसे एमसीक्यू भी बनेंगे आपके। वर्तमान में भी हिंदी साहित्य के समग्र रूप में अथवा विभिन्न विचारधाराओं के इतिहास के रूप में साहित्योत्तास लेखन की परंपरा जारी है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में गार्सा दे तासी ने लिखा, जिसका नाम इस्तेतवार द ला लितेराउर एंदुई हिंदुस्तानी है। अभी भी क्या है, अभी भी परंपरा जारी है इतिहास लेखन की, लेकिन सबसे पहला किसने लिखा, गार्सा दे तासी ने। अब देखिए काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों काल विभाजन किया। काल विभाजन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के कारण लिखा है, शिक्षित जनता को जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा की काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती हैं, उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हम किसी भी इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते जब तक वो क्या हो, सुव्यवस्थित या सुसंगत ढंग से नहीं लिखा गया हो, तब तक किसी भी इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है, ठीक है। काल विभाजन के आधार, अब काल विभाजन के क्या आधार हैं, किन आधारों पर काल विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विद्वानों ने काल विभाजन के निम्नलिखित आधार बनाए हैं। विद्वानों ने अलग अलग आधार बनाए हैं काल विभाजन के। ऐतिहासिक कालक्रम, शासक तथा उसका शासनकाल, जननायक तथा साहित्य युग निर्माता, सामाजिक सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्यिक प्रवृत्ति, इतिहास का। फिर देखिए इतिहासकारों द्वारा हिंदी साहित्य में किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। अब देखिए इतिहासकारों ने किस प्रकार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। गिरीशन का काल विभाजन, गिरीशन ने किस प्रकार किया। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी पूर्व। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर क्या है, जायसी की प्रेम कविता। फिर क्या है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600। फिर मुगल दरबार। फिर तुलसीदास। फिर रीति काव्य 1500 से 1992 ईस्वी। फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि 1600 से 1700 ईस्वी। फिर 18वीं शताब्दी। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान विविध। ये है गिरीशन का काल विभाजन। अब देखिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार किया है। आदि प्रकरण, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। फिर लिखा है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर मध्यकाल माध्यमिक काल का विभाजन किया है उन्होंने। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1660 विक्रम संवत। फिर इन्हें करा है अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। फिर इन्हें करा है प्रवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। फिर वर्तमान का काल का करा है 1926 से अभी तक, ठीक है। ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखिए, जो सर्वमान्य है और जो माना जाता है। वीर गाथा काल या आदिकाल, ठीक है। इन्होंने करा है विक्रम संवत 1050 से 1375। फिर भक्ति काल का करा है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का करा है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। गद्य काल का करा है 1900 से 1984 विक्रम संवत, ठीक है। ये याद रखिए, ये आते हैं। फिर लिखा है, फिर करा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। संधिकाल, इन्होंने आदिकाल को संधिकाल नाम दिया है। संधिकाल में देखिए 750 से 1100 ईस्वी 1000 विक्रम संवत। फिर चारण काल संवत 1000 से 1375। फिर भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से आगे, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद का काल विभाजन भी देख लीजिए। आदिकाल
संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत, भक्तिकाल 1350 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 19 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से आगे। ठीक है, अब देखिए आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन जो माने जाते हैं वो काल विभाजन देख लीजिए, जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं अक्सर। आदिकाल 1000 से 1350, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहो या पूर्व मध्यकाल कहो 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहो 1650 से 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे, भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी, प्रगति प्रयोग युग 1938 से 1953 ईस्वी, नई कविता से अब तक। आदिकाल, अब आदिकाल कब से कब तक है? 1000 से 1350 तक। समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। प्रमुख साहित्य आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं देखिए। रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। आदिकाल में लिखे गए रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखिए। आदिकाल में प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रासो काव्य चंद्रबल दाई और इसके रचयिता पृथ्वीराज रासो और लिखा गया 1343 ईस्वी में। नरपति नाल, इसके रचयिता हैं विशलदेव रासो, लिखा गया 1212 ईस्वी में। दलपति विजय, इसके रचनाकार है खुमान रासो और लिखा गया 1729 में। जगनिक, इसके रचयिता है परमाल रासो और इसका रचनाकाल कंफर्म नहीं है। ठीक है। सिद्ध साहित्य में कौन कौन आते हैं? सरप्पा ने लिखा दोहा कोश, सबरप्पा ने लिखा चारुपद, डोंबिप्पा ने लिखा योगाचार्य। जैन साहित्य में देवसेन ने श्रवकाचार्य लिखा, शालिभद्र सूरि ने भ्रतेश्वर बाहुबली रास लिखा, आसंग कवि ने चंदनबाला रास लिखा, जिन धर्मसूरि ने शूलिभद्र रास लिखा, विजय सिंह सूरि ने रेवंतीगिरी रास लिखा, सुमति गणी ने नेमिनाथ रास। संप्रदाय में गोरखनाथ ने लिखा प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र गोरखबोध। ठीक है। अपभ्रंश के कवि काव्य रचनाएं केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुर कवि जय मयंक, जस चंद्रिका, स्वयंभू, पौमचर्यो। और दोस्तों जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं उन पर मैंने पहले से ही आपके लिए अंडरलाइन करा हुआ है। ठीक है। स्वयंभू, पौमचर्यो, पुष्पदंत, महापुराण, धनपाल भविष्यत कहा, और ये धनपाल भविष्यत कहा ये भी एग्जाम में आ रहा है आजकल। अब्दुल रहमान संदेश रासक, हेमचंद शब्दानुशासन, राम सिंह पाहुड़ दोहा, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी आता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, रोड़ा राउल वेला ये भी आता है। ज्योतिषर राव ठाकुर वर्ण रत्नाकर, व्यास कवि नल दमयंती कथा, ढोला मारुरा दोहा, कुशल लाभ। अन्य कवि और उनकी रचनाएं मुकरियाँ पहेलियाँ, दो सुखने, अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली, विद्यापति कीर्ति पताका कीर्ति लता, विद्यापति कीर्ति पताका, विद्यापति। रासो चरित काव्य की कथा काव्य परंपरा है रासो की। सिद्ध जैन न्याय संप्रदाय द्वारा धार्मिक रचना की गई। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही इसमें। कल्पना का आश्चर्य था, राष्ट्र भावना का अभाव था, रचनाओं में संदिग्धता थी। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी साहित्य का डिंपल काव्य शैली का आदिकाल में प्रयोग किया गया है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य की रचना का आदिकाल से शुरुआत हुआ। लोक साहित्य की रचना आदिकाल में की गई। आदिकाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 विक्रम तक कालखंड को वेदाथा का नाम दिया है, जिसे हजारीबाग
इसमें नाम और भी हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इतने रखे हैं जो लगभग एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले कवि सरप्पा हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है हिंदी का पहला कवि, और उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास जो 1184 में लिखी गई, इन्होंने इनकी पहली रचना मानी है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने जैन कवि देवसेन द्वारा रचित श्लोकाचार को हिंदी का प्रथम रचना स्वीकार किया, क्योंकि सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती, कुछ पुस्तकें छंद मात्र में ही मिलती हैं। अभी इनका खंडन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। वो मानते हैं सरप्पा श्लोकाचार देवसेन को। ठीक है। अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक है, उनकी ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता और वीरता एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। अधिकांश जो रासो काव्य हैं, आदिकाल के जो काव्य माने जाते हैं, ग्रंथ माने जाते हैं, उनको क्या माना जाता है? काल्पनिक माना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली के पहले कवि थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा कृत है, पहला महाकाव्य है। रासो में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। डिंगल बना है अपभ्रंश और राजस्थानी से। ध्यान रखिए, डिंगल बना है अपभ्रंश और राजस्थानी से, पिंगल बना है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से। बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है, वीर रस का प्रभाव प्रधान नहीं है। जो बिसलदेव रासो है, ये क्या है आपका? आदिकाल में एकमात्र ग्रंथ बिसलदेव रासो का है, जो जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, और सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम कल करेंगे इसके MCQ। ठीक है। तो धन्यवाद।